हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एमआईडीसी के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 43 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। लेकिन अगर दोस्तों कल के मैच की बात की जाए तो सबसे गंदा क्रिकेट मैं इस साल देख रहा हूं आईपीएल के अंदर। मतलब मैं लगभग 2001-2002 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूं। लगभग अब 24-25 साल हो चुके हैं इस चीज को, और इतना गंदा विकेट, इतना गंदा क्रिकेट में इस साल पहली बार देख रहा हूं। रन बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है। क्रिकेट होता है दोस्तों, यहाँ एक कंपटीशन होना चाहिए गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में, लेकिन यहाँ सिर्फ एक तरफा चल रहा है। बल्लेबाज ही बल्लेबाज सब कुछ किए जा रहे हैं, गेंदबाजों का तो रोल कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये सबसे गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों क्रिकेट का क्रेज लोगों में कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगर रन बनना ही समझ में आ रहा है कि रन ही बनने वाले, तो लोग क्यों देखेंगे क्रिकेट। उनको पता है कि जब बनना ही है तो बॉलर का कुछ रोल ही नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए अब आज के मैच की हम बात कर लेते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू था, आप लोगों का क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मैच नंबर 43 जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ग्रैंड लीग के कुछ और कॉम्बिनेशंस और फाइनल स्मॉल लीग की टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको पिच रिपोर्ट मिल जाती है। खैर पिच रिपोर्ट का तो कोई काम बचा ही नहीं है, 200 रन अभी से नोट करके चलो। दूसरी चीज ये है कि आपको फाइनल स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी और ग्रैंड लीग के कुछ और कॉम्बिनेशंस वहां पर मिल जाएंगे। चलिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लाइक के साथ में वीडियो को आगाज करते हैं और बात कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि पिच के बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं। बड़ा स्कोर 250, छोटा स्कोर 200, बीच में 225-230, ये नॉर्मल अभी तक हम देखते आए हैं। अगर हम पिछले ही मैच की बात करें तो 224 बना था, डीसी ने बनाया था, और जीटी लगभग आ गई थी क्लोज। एसआरएच ने 266 किया था, यहां पर भी डीसी ने 199 कर लिया था। तो कुल मिलाकर 200 प्लस का स्कोर तो हमें नजर आ रहा है। अब स्कोर करने वाले प्लेयर हैं पंत। मैंने कल भी आप लोगों से एक बात कही थी, जब मैं वीडियो बना रहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि 200 तो बन रहे हैं। अब 200 बनने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपको ये पता हो कि कौन सा प्लेयर है जो 70, 80, 90 बहुत कम गेंदों में बना सकता है। अब जो कम गेंदों में 80-90 बना सकता है, पहले तो वो आपकी कैप्टनसी के लिए ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएगा, और स्कोर करने में भी आप उसका नाम अलग से लिख सकते हो। जैसे अगर हम पंत की बात करें, 88 किया था। साई सुदर्शन 65 का स्कोर किया, इन्होंने भी लगभग 35-40 गेंदों में कर दिया था। ट्रेविस हेड तो फिर ट्रेविस हेड है, और जैक फ्रेजर ने भी फास्टेस्ट 50 लगाई थी इस मैच के अंदर। तो कुल मिलाकर हमें यह देखने मिला है कि कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे वो चल रहे हैं जो जिनका स्ट्राइक रेट लगभग 140 से ऊपर का है, लगभग 140 से ऊपर का है। अब यहां से पिछले दोनों मैचेस में हमने वही देखा, सिर्फ एक ये खिलाड़ी था जिसका स्ट्राइक रेट कम होगा। बाकी पंत का स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया, हेड का तो फिर है ही, फ्रेजर का भी बहुत अच्छा है। तो यही खिलाड़ी कैप्टनसी की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अब यहां पे पावर प्ले के अंदर 3 विकेट चले गए थे, यहां पे कोई विकेट नहीं गया, यहां हमने 2 विकेट देख लिए थे। क्योंकि डीसी का एक ओपनर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, पृथ्वी शॉ, इस वजह से विकेट चला जाता है। जीटी के दोनों ओपनर बढ़िया खेल रहे थे, इसलिए यहां पे हमने अच्छा स्कोर देखा। और रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो वैसे तो ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले, लेकिन इस वाले मैच के अंदर स्पिनर्स का काम थोड़ा सा बढ़ गया था। तो अगर स्पिनर्स के लिए कुछ हुआ तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ में बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां से दोस्तों के इस ग्राउंड के ऊपर किन किन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्रेजर 2 पारी में 88 बना चुके हैं, लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से। पृथ्वी शॉ का 140 का स्ट्राइक रेट है, 24 का बैटिंग एवरेज है। अक्षर पटेल 39 का एवरेज, लगभग 136 का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद ऋषभ पंत लगभग 161 का स्ट्राइक रेट है। ट्रस्टिन स्टेप्स लगभग 200 का, और अभिषेक पोरेल लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है, और 21 का बैटिंग एवरेज है। अक्षर पटेल ने 14 विकेट भी निकाले हैं, कुलदीप यादव ने निकाले हैं 14 विकेट, और एनरिक नॉर्किया के पास में 6 विकेट है, और खलील अहमद के पास में 3, और इसके अलावा मुकेश कुमार के पास में 7 विकेट है। अब दूसरी टीम की तरफ अगर देखेंगे तो ईशान किशन का रिकॉर्ड इस मैदान पे कुछ गंदा है। बैटिंग एवरेज 10 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 82 का है। इसके बाद रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज 34 और स्ट्राइक रेट 140 का है। फिर वहीं अगर आप सूर्य कुमार यादव की तरफ देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड भी इस मैदान पे गंदा है, 15 एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या 22 का बैटिंग एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट है, और तिलक वर्मा 24 का बैटिंग एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट हमने इनका देखा है। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकाले हैं, नबी के पास में 2 विकेट आ चुके हैं, पीयूष चावला के पास में 14 विकेट है, और बुमराह इस मैदान पे पहले भी 9 विकेट निकाल चुके हैं। चूंकि बुमराह का हाईएस्ट सिर्फ 2 ही विकेट का है।
अब दोस्तों जरा अगर मैं मैच की बात करूं तो पहले तो जो चीज, जो मेरा प्रेडिक्शन जो इस मैच के लिए है कि ये जो मैच है ना, फाइनली एक ऐसा मैच होगा जहां पे आपको 160 165 वाला मैच देखने मिल सकता है अगर डीसी पहले बैटिंग करती है तो। खास तौर से 155 160 वाला, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं, अगर खास तौर से डीसी पहले बैटिंग करती है तो। और यहां मैं पहली बार उम्मीद करूंगा कि गेंदबाज कैप्टन बन के निकल कर आए, गेंदबाज कैप्टनसी की चॉइस में इस मैच में आना चाहिए। अब यहां से अगर हम बात करें कि पावर प्ले के अंदर जो विकेट्स आपको निकलते दिख रहे हैं कि भैया दोनों टीमें पावर प्ले के अंदर विकेट निकालती हैं, तो कौन निकाल कर देता है उस पर जरा नजर डालते हैं। तो अगर देखिए डीसी ने स्टार्टिंग में 2-2 विकेट निकाले, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 विकेट आए, फिर एक 0 लगा और फिर यहां पर 1 विकेट आया। अब चूंकि जब जब 0 लगा है तब हमने ईशांत शर्मा को खेलते हुए नहीं देखा और बमुश्किल एनरिक नोरकिया ने पिछले मैच में जीटी के सामने 1 विकेट निकाल दिया था शुभमन गिल का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में विकेट थे क्योंकि ईशांत शर्मा खेल रहे थे, यहां पे ईशांत शर्मा थे, एनरिक नोरकिया ने यहां निकाला, खलील अहमद और मुकेश कुमार के खाते में हमने विकेट देखा। सामने वाली टीम के ओपनर्स के साथ में एक खासियत है जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। हाल फिलहाल में वो दोनों ओपनर बढ़िया है, तो आप यहाँ पे चांसेस 50-50 के ही मान के चलिएगा, क्योंकि इस टीम ने भी ऐसा कोई कमाल करके नहीं दिखाया कि वन साइडेड विकेट निकाल रही हो। वहीं अगर हम बात करें एमआई की, स्टार्टिंग में जब तक बुमराह का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तब तक पावर प्ले में उतने बेहतर विकेट नहीं आए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह और कोइत्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया तब 4 विकेट भी हमने देख लिए, 1 विकेट तो देखा ही और 2 विकेट भी हमें देखने मिले। तो अगर जसप्रीत बुमराह और कोइत्जी पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं तो बहुत हद तक आपको 1 से लेकर 2 विकेट पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं। अब आपको यह तय करना है कि क्या पृथ्वी शॉ, क्या फ्रेजर या फिर अक्षर पटेल, इन 3 में से 2 विकेट के जाने के चांसेस मान के चल रहा हूं। अगर अक्षर पटेल नंबर 3 आते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर अक्षर पटेल नंबर 3 नहीं आते हैं तो फिर जो भी नया प्लेयर आएगा उनके स्थान पे नंबर 3 पे शाय होप हो सकते हैं या फिर अभिषेक पोरेल हो सकते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम बात करें अगर दिल्ली कैपिटल की, तो दिल्ली कैपिटल के हर मैच के अंदर कम से कम 6 विकेट गिर जाते हैं, कम से कम 6 विकेट। निकालता कौन है? तो आपको क्या देखने मिलेगा कि यहां से यहां तक जो खिलाड़ी इनकी टीम में जो विकेट देते हैं वो गेंदबाज इनकी टीम में नहीं है। अब शुरुआत होती है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को इन्होंने 11 विकेट दिए हैं 9 मैचेस में, मतलब 1 विकेट पर मैच, जबकि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग हर टीम के पास होता नहीं है, तो हम 2 विकेट पर मैच मान लेते हैं। और वहीं राइट आर्म मीडियम इनके पास में 17 विकेट दे चुका है। चूंकि राइट आर्म मीडियम नहीं है इस टीम के पास में, तो यही लोगों को मैं राइट आर्म मीडियम में भी काउंट कर रहा हूं। तो टोटल मिला के 28 विकेट है। 28 विकेट मतलब लगभग 3 विकेट पर मैच, थोड़ा सा और बेहतर कर लो तो 4 विकेट पर मैच। अब यहां पे कोइत्जी, बुमराह और तुषारा मौजूद है, इन तीनों के बीच में ये 4 विकेट आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, 4 से 5 हो सकते हैं। इसके बाद नबी उतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पीयूष चावला के पास में मौका होगा कि ये कम से कम 1 विकेट निकालें और मैक्सिमम 2 विकेट इस मैच के अंदर कर लें। तो 5 विकेट, 4 से 5 यहां और 1 से 2 विकेट आपको यहां देखने मिल जाएंगे। अगर 5 आते हैं तो 1 यहां पे देख लोगे, 4 आते हैं तो 2 यहां देख लोगे, तो इस तरीके से आपको विकेट देखने मिल जाएंगे। अब अगर बात करें एमआई की, तो एमआई की जो टीम है बैटिंग करने जब आती है तो लेफ्ट आर्म को इन्होंने दिए हैं 15 विकेट और यहां पे है खलील अहमद मौजूद। अब चूंकि मैं फास्ट बॉलिंग में तो इनका काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगर इसकी भी बात करूं तो लगभग 2 विकेट का चांस खलील अहमद के पास है, लगभग 2 विकेट का। इसके बाद अक्षर पटेल के पास में ज्यादा मौका नहीं है, 50-50 वाली कंडीशन है। इसके बाद नोरकिया है, इनके पास में कम से कम 1 विकेट से लेकर 2 विकेट का चांस है। वही स्थिति मुकेश कुमार और रसिक सलाम के पास भी है, लगभग 1 से लेकर 2 विकेट का मौका इनके पास भी है। तो यहां पे जो 6 विकेट अगर आपको देखने मिलते हैं तो 2, 4 और यहां पे 6 विकेट इस तरह से आपको देखने मिल सकते हैं। यहां चांसेस इसके बहुत ज्यादा होंगे। अब हम यहां से बात कर लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुका है और ड्रीम टीम में शामिल होने में उसमें जीत में कितनी बार हुआ, होम ग्राउंड पे कितनी बार हुआ, सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। तो यहां से अगर डेविड वार्नर तो लास्ट मैच खेले नहीं थे और इसके बाद नाम आता है पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ चेन्नई के सामने आए थे क्योंकि गेंदबाजी कमजोर है, एमआई के सामने पहले आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, और एलएसजी के सामने आए थे 1 बार पहले, टोटल आ चुके हैं 3 बार।
फिर है फ्रेजर। फ्रेजर ने जितने मैच खेले हैं उन सभी मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, चाहे टीम जीती हो चाहे टीम हारी हो। इसके बाद ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत पहले मैच में नहीं आ पाए थे पंजाब के सामने, और ये एक एमआई के सामने फ्लॉप हुए थे क्योंकि इनका बैटल चलता है बुमराह के साथ में। तो इस वजह से आप यहां पे चांसेस 50-50 मान लेना, और अभी 6 बार ये टोटल आ चुके हैं। ट्रस्टेड स्टब्स की अगर बात की जाए तो 4 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है, 2 बार यहां लास्ट मैचेस में नहीं आ चुके क्योंकि इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे चला गया। अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करने आ गए, पिछले मैच में अभिषेक पोरेल ऊपर बैटिंग करने आ गए थे, इस वजह से ट्रस्टिन स्टब्स नीचे आ गए। अब चूंकि अगर इनका बैटिंग डाउन ऊपर होता है तो हम कह सकते हैं, या फिर पहली इनिंग के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ ट्रस्टिन स्टब्स आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। इसके बाद अभिषेक पोरेल का अगर बैटिंग डाउन ऊपर आता है तो कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, और सेम सिचुएशन शे होप के साथ में भी आपको देखने मिलेगी। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक की अगर बात करें तो एक तो फ्रेजर है, इसके अलावा और एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा सेफ हो सके, क्योंकि पंत 6 बार आ चुके जरूर है, लेकिन मैंने क्या कहा कि लास्ट टाइम भी एमआई के सामने नहीं आ पाए थे, और 50-50 वाला चांस रहेगा, तो बिल्कुल सेफ नहीं कह सकता। एक स्टब्स के बारे में जरूर मैं कह सकता हूं कि हाँ अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये आपको ड्रीम टीम लायक काम करके दे सकते हैं। इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव 5 बार आ चुके हैं और टोटल इन्होंने मैच खेले हैं 6। खलील अहमद आ चुके हैं 4 बार, मुकेश कुमार 2 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं, बाकी नौरकिया और रसिक दार सलाम ने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया, एक बार जगह बनाई है। तो गेंदबाजी में खलील अहमद और कुलदीप यादव का काम सबसे बढ़िया रहा है। अब वही अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो जो दूसरी टीम है जिसमें ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको देखने मिलते हैं, 5 बार आ चुके हैं ईशान किशन और 5 बार आ चुके हैं रोहित शर्मा। मैंने अभी पीछे आप लोगों से क्या कहा था कि कमाल की चीज दिखाऊंगा, आप जरा देखिएगा। पहला मैच हुआ जब जीटी की तरफ से तो रोहित शर्मा अकेले ड्रीम टीम में आए थे, दूसरा मैच हुआ हैदराबाद के सामने तो फिर ईशान किशन अकेले ड्रीम टीम में आए, फिर इसके बाद जो तीसरा मैच हुआ राजस्थान के सामने, यहां पे दोनों ड्रीम टीम से बाहर हुए। फिर इसके बाद जो लगातार 4 मैचेस खेले हैं उन चारों मैचेस में ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक मैच में ड्रीम टीम में शामिल हुए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं कि या तो दोनों एक साथ में आ रहे हैं या दोनों एक साथ बाहर हुए हैं। राजस्थान के सामने खास तौर से ये दोनों लगातार फेल हुए, बाकी डीसी के सामने, आरसीबी के सामने, चेन्नई के सामने, पंजाब के सामने, इन सभी टीम्स के सामने ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। तो पॉसिबल है कि इन दोनों के लिए ये मैच बढ़िया जाना चाहिए। इसके बाद है स्काई का फंडा कुछ इस तरीके से चल रहा है कि एक मैच फ्लॉप, एक मैच हिट, एक मैच फ्लॉप, एक मैच हिट, फिर एक मैच फ्लॉप, अब एक मैच हिट आना चाहिए। और टोटल मिला के ये 2 बार आ चुके हैं। पहले डीसी के सामने फ्लॉप हो गए थे। इसके बाद तिलक वर्मा की अगर बात करें तो तिलक वर्मा स्टार्टिंग के 3 मैचेस में जब बैटिंग करने का ऊपर मौका मिला था क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे थे, तब ड्रीम टीम में आए, और जब सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हुए हैं उस मैच में इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। आप ये देख लो, इन दोनों मैचेस में सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हुए थे और इन दोनों मैचेस में ये ड्रीम टीम में शामिल थे। तो अब आपको ये देखना है कि अगर सूर्य कुमार यादव को आप टीम से छोड़ रहे हो तो फिर तिलक वर्मा को रख लेना। अगर आप सूर्य कुमार यादव को रख रहे हो तो फिर तिलक वर्मा को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फिर इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी कर रहे थे स्टार्टिंग में तब तक ड्रीम टीम में आते रहे, फिर पिछले कुछ मैचेस में हुआ ये कि गेंदबाजी थोड़ी सी कम हो गई है, और गेंदबाजी कम होने की वजह से ड्रीम टीम से इनका सिलेक्शन बाहर सा हो गया है। हाल फिलहाल की स्थिति में अभी मैं रख लूंगा इनको, कुछ ज्यादा टीमों में नहीं है। फिर इसके बाद टिम डेविड, टीम जब पहले बैटिंग करती है तो ज्यादातर आपको ड्रीम टीम में नजर आएंगे। अब निहाल वडेरा ने एक मैच खेला था और उस एक मैच में ही ड्रीम टीम में आ गए थे, चूंकि बैटिंग डाउन इनको ऊपर मिला और बैटिंग भी जल्दी आ गई थी। पीयूष चावला की बात करें तो पिछला मैच राजस्थान के सामने ड्रीम टीम में आए, फिर ये तीनों फ्लॉप हुए लास्ट मैच के अंदर, और एक मोहम्मद नबी की ड्रीम टीम में जगह बन गई थी। अब यहाँ एक और जो चीज हमें देखने लायक है कि जसप्रीत बुमराह और कोएत्जी ये दोनों एक साथ एक मैच में ज्यादातर मैचेस में आपको ड्रीम टीम में नजर आएंगे, खास तौर से उन टीमों के सामने जिनको फास्ट बॉलिंग खेलने में दिक्कत आती है। अगर आप देखेंगे डीसी को फास्ट बॉलिंग खेलने में दिक्कत आती है, ये मैंने ऑलरेडी अपनी लॉन्ग वीडियो में आपको बता चुका हूं, डिटेल्ड वीडियो में। गुजरात के बल्लेबाजों को भी सेम दिक्कत है, तो यहां पर भी आपने देखा होगा, और पंजाब के पास में अभी फॉर्म थी नहीं, इस वजह से आपको यहां पे ये देखने मिल रहा था। तो यहां पे एक बार फिर से आपको ये देखने मिलेगा कि नुवान तुषारा, जसप्रीत बुमराह और कोएत्जी, इन तीनों में से कोई 2 खिलाड़ी आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम करके दे सकते हैं। अब आते हैं हम यहां से सीधे
और बात कर लेते हैं कि भाई कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कैप्टन बन सकता है। गेंदबाजी में पहले शुरुआत करूंगा तो कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश, एंड्रिक, रसिक सलाम और अभिषेक पोरेल, जो ये आपके पास में यहां से 6 ऑप्शन हैं, इनमें से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए गेंदबाजी में कैप्टनसी का काम कर सके। अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो कुलदीप यादव को फिर चांस बन सकते हैं, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो। अगर स्पिन ट्रैक नहीं हुआ तो सामने वाली टीम के टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स हैं, वहां पे आपको रोहित शर्मा, ईशान किशन, इसके बाद सूर्य कुमार यादव मिलता है, नेहाल वडेरा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, मतलब टॉप 6 वहां पे जो मौजूद है ना वो इंडियन प्लेयर्स है। और इंडियन प्लेयर्स कुलदीप यादव को अच्छा खेल सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। इसीलिए कुलदीप यादव मेरी स्पेशलिस्ट चॉइस में नहीं है कि कैप्टन बने। अब यहां से अगर हम बात करें तो फ्रेजर मैकगर्क राइट हैंड बैटिंग, ठीक है, पृथ्वी शॉ राइट हैंड बैटिंग, और कैप्टन वाइस कैप्टन से क्या हम बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक अगर आते हैं तो एकमात्र फ्रेजर है जो कि कैप्टन बन सकते हैं। पृथ्वी शॉ के चांसेस 50-50 वाले हैं। अक्षर पटेल भी नहीं है बैटिंग में 50। अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 50 कर जरूर दिया था, लेकिन फिर भी ये मेरी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में नहीं रहेंगे क्योंकि इनको गेंदबाजी से विकेट का थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गया, शायद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां हम बात कर रहे थे कि अक्षर पटेल का 50-50 चांसेस है। कुलदीप यादव अगर देखें तो चाइना मैन को इन्होंने अभी तक विकेट नहीं दिया था एमआई की टीम ने। इसके बाद अगर हम एमआई की बात करें तो एमआई के पास में कुछ ज्यादा ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ही नाम आपको मिलता है रोहित शर्मा जी का। ईशान किशन का वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर रहा हूं। सूर्य कुमार यादव का मैंने क्या कहा कि एक मैच चल रहा है, एक मैच फ्लॉप हो रहा है, तो इस मैच में इनको आ जाना चाहिए। फिर अगर नीचे से आते हैं तो जो 3 गेंदबाज इनके पास में मौजूद हैं, नुवान, जसप्रीत और कोएत्जी, इन तीनों में से 2 खिलाड़ी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नजर आ सकते हैं या फिर एक खिलाड़ी आपको कैप्टन जरूर नजर आएगा। तो एमआई की तरफ से ज्यादा प्लेयर्स हैं, लगभग 5 से 6 प्लेयर हैं एमआई की तरफ से। 5 तो ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एक आध एक और हो सकता है जिसमें जैसे तिलक वर्मा ऐड हो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं होगा। और वहां से हमें ज्यादा प्लेयर नहीं मिलते हैं। अगर हम पीछे वाली टीम की बात कर रहे थे तो यहां से सिर्फ एक जैक फ्रेजर है, बाकी पंत तक अगर आते हैं तो पंत वाइस कैप्टन बनने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो टोटल 2 खिलाड़ी यहां से और 5 खिलाड़ी हमें एमआई की तरफ से मिलते हैं जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। अगर अब हम सेफ प्लेयर्स की बात करें कि जिनके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन, या तो ये दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। तो अगर आप दोनों को रख रहे हो तो एक साथ पटक सकते हो, चांसेस बहुत अच्छे कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की वजह से, जैक फ्रेजर लगातार ड्रीम टीम में रहे हैं, इसलिए इनको मैंने जगह दी है। सूर्य कुमार यादव पिछला मैच गंदा गया था, उसके पहले अच्छा खेला है एक मैच, इसलिए सूर्य कुमार यादव है। अक्षर पटेल अगर नंबर 3 खेलेंगे तो ही फायदेमंद है, अगर 3 नहीं खेला तो फिर इनका कोई भी काम नहीं, क्योंकि मैं गेंदबाजी से इनसे विकेट की उम्मीद तो कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ बल्लेबाजी की दम पे रखा है मैंने। और बुमराह के चांस बहुत बढ़िया है कि ये ड्रीम टीम में आ जाएंगे। अब अगर डिफरेंशियल की बात करें, पहले बैटिंग कर रही है डीसी की टीम तो स्टब्स के चांसेस अच्छे होंगे, तिलक वर्मा के भी चांसेस अच्छे होंगे अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है। और अगर आप सूर्य कुमार यादव को या फिर रोहित शर्मा को या ईशान किशन को, इन तीनों में से किसी भी एक को ड्रॉप करते हो तो फिर आप तिलक वर्मा तक आ सकते हो। इसके बाद कुलदीप यादव अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो चांस बनेगा। कोएत्जी के अच्छे चांस हैं, लगभग 80% चांसेस हैं। और खलील अहमद के चांसेस भी लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बहुत अच्छे विकेट दिए हैं एमआई की टीम ने। इसके बाद रिस्की पिक में है पृथ्वी शॉ नॉर्मली स्टार्टिंग से बैट चलाने का काम करते हैं, अगर बैट पर आता रहा तो फिर स्कोर आ सकता है, बाकी चांसेस मुश्किल है। नेहाल वडेरा बढ़िया प्लेयर है, इनको आप सेव कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि बैटिंग डाउन का फिक्स नहीं रहता, हो सकता है कि बैटिंग करने का मौका ही ना मिल पाए, इसलिए ये खिलाड़ी अभी के लिए रिस्की है। इसके बाद हार्दिक पांड्या आपको मिलते हैं। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करेंगे तो ही फायदेमंद है, अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। और नुवान तुषारा फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में आ सकते हैं कैप्टन तक। अब जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए हैं, सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बैटिंग करेगी डीसी की टीम, इसमें पंत, फ्रेजर, स्टब्स जो कि अच्छा खेल सकते हैं, ठीक खेल सकते हैं, उनको मैंने जगह दी है। जिसमें तुषारा मेरे कैप्टन है डेथ बॉलिंग के लिए, और बुमराह मेरे डेथ बॉलिंग के लिए कोएत्जी को रखा है कुलदीप यादव के साथ में। बाकी सूर्य कुमार, रोहित शर्मा और ईशान किशन टीम में जगह बना रहे हैं। इसके अलावा ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें तिलक वर्मा के साथ में पंत है। अगर बाई चांस टॉप ऑर्डर नहीं चल पाता है, खलील अहमद, रसिक सलाम और एंड्रिक नॉर्किया को इसलिए मैंने रखा है कि जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर विकेट निकाल दें,
फिर पृथ्वी शॉ है, रोहित शर्मा, नबी, बुमराह और कोइत्जी को मैंने टीम में जगह दी है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा एमआई का तो फिर नबी का भी प्रमोशन हो जाएगा, वडेरा का भी हो सकता है और तिलक वर्मा का भी। इसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें पंत मेरी टीम में है, कप्तान शर्मा जी, वाइस कैप्टन फ्रेजर है, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत, मुकेश, खलील और कोइत्जी को टीम में रखा है। अंतिम जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ईशान किशन कप्तान है हार्दिक पांड्या के साथ में। अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर दें और 2 विकेट अगर इनको मिल जाए, साथ में कुछ बल्लेबाजी में 25-30 रन का स्कोर मिल जाता है, तो इस वजह से हार्दिक पांड्या है। बाकी फ्रेजर, स्टब्स, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा है, बुमराह, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और नुवान तुषारा को हमने टीम में शामिल किया है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो एक आध एक प्लेयर बदल देना, 2 प्लेयर बदल सकते हो। एज इट इज सेम टू सेम मत कॉपी करना, टॉस के बाद चेंजेस करना स्पेशली। और ध्यान रखना कि दोस्तों दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।